अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इसका चैप्टर नंबर 3 का सेकंड लेक्चर है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब सबसे पहले आपको मैकेनिज्म का पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म तरीका होता है कि एंजाइम जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। एक्शन का मतलब क्या है कि एंजाइम का जो काम होता है, और मैकेनिज्म का क्या मतलब है, तरीका, एंजाइम के काम करने का तरीका। तो इसके मैकेनिज्म से पहले हम देख लेते हैं एंजाइम की स्पेसिफिसिटी, कि एंजाइम की जो वो होती है, मखसूसियत होती है, वो कैसे होती है। एंजाइम जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल प्रोटीन होती हैं। अब 3 डायमेंशनल का क्या मतलब है, उसके 3 एक्सेस होते हैं इस तरीके से, एक्स, वाई और जी। इसके 3 एक्सेस हैं, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल प्रोटीन होती है ये। और स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है, क्यों होती है, ड्यू टू इट्स कंपोनेंट अमाइनो एसिड्स, क्योंकि इसके जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसकी जो अरेंजमेंट होती है वो एक स्पेसिफिक होती है। इसी वजह से जो एंजाइम बनता है उसकी भी कंपोजिशन, उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो भी स्पेसिफिक होती है। किसकी वजह से स्पेसिफिक होती है, अमाइनो एसिड की वजह से। इसी वजह से, क्योंकि ये इनकी अरेंजमेंट ही स्पेसिफिक होती है, तो इनकी जो शेप बनेगी, इसकी शक्ल होगी, वो भी स्पेसिफिक होगी, मखसूस होगी। एंजाइम जो होते हैं बाय विर्चू ऑफ इट्स स्पेसिफिसिटी, इसी स्पेसिफिसिटी, मखसूसियत की वजह से एंजाइम जो होते हैं ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान करते हैं, और क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एक स्पेशल केमिकल सब्सटेंस के साथ, जिसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। पीछे भी हमने पढ़ा है एंजाइम क्या करता है, उसकी एक्टिव साइट के साथ आके सबस्ट्रेट अटैच होता है। तो इस वाले डायग्राम में आप लोग गौर करें, अगर ये जो है एंजाइम है, ठीक है। अब इसकी ये वाली चीज़ क्या है, एक्टिव साइट है, जो क्या करती हैं, इनके साथ आके सबस्ट्रेट अटैच होगा। अब अगर हम इनकी स्पेसिफिसिटी की बात करें कि कौन सा सबस्ट्रेट इनके साथ आके अटैच होगा, ये 3 सबस्ट्रेट है, तो ए, बी, सी। अब इनमें कौन सा सबस्ट्रेट आके इनके साथ अटैच होगा जिनकी इसके साथ शक्ल मिलती जुलती होगी। अब ये वाला भी इसके साथ आके अटैच हो सकता है और ये भी आके अटैच हो सकता है, लेकिन इसकी शक्ल कुछ अजीब से है, ये इसके साथ आके अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि एंजाइम एक स्पेसिफिक उसके लिए, एक्टिव साइट के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को रखता है। इसी वजह से ये क्या करता है, उन्हीं सबस्ट्रेट को क्या करेगा, अटैच करेगा जो इसके लिए मखसूस होंगे। अच्छा, ये वाला जो एंजाइम होता है, इसकी यहाँ पे चार्ज होते हैं। फर्ज करें यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। अब इसको हम क्या कहेंगे कि ये चार्ज बेरिंग साइट है, और चार्ज बेरिंग साइट को क्या कहेंगे, एक्टिव साइट। अब यहाँ पे क्या है, फर्ज करें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्ज। तो आपको आपके जहन में ये फ़ौरन आ जाना चाहिए, जो वो होती हैं एक जैसी चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो इसके साथ जो बिल्कुल फिट होगा वो कौन सा सबस्ट्रेट होगा, सी वाला, क्योंकि इसके नेगेटिव हैं और उसके पॉजिटिव हैं। तो होता क्या है, जो एंजाइम होते हैं इसके पास चार्ज बेरिंग साइट्स होती हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया है, एक्टिव साइट का, और वही इसके साथ सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, जिसके साथ क्या होगा, मुखालिफ चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मुखालिफ चार्जेस हैं, तो इस तरीके से एंजाइम बिल्कुल ही फिट हो जाएंगे। An enzyme and its substrate react with each other by definite charge bearing site of an enzyme। जैसे कि पीछे हमने देखा है कि एंजाइम और उसके सबस्ट्रेट जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। किस वजह से रिएक्ट करते हैं, डेफिनेट चार्ज बेरिंग साइट, जिसको हमने नाम दिया है एक्टिव साइट का। और ये जो चार्ज होता है या इसकी शेप एक्टिव साइट की, ये फॉर्म बनाई जाती है किससे, अमाइनो एसिड के से, जो कहाँ होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर मौजूद होते हैं। किसकी पॉलीपेप्टाइड चेन, एक्टिव साइट की, एंजाइम की। एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसके ऊपर जो चार्ज लगे हुए थे वहाँ पे अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, उससे ये बनते हैं, क्या बनते हैं, चार्ज भी बनते हैं और इसकी शेप भी बनती है। उसके बाद ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये ब्रॉड क्लोजर, एक दूसरे के बिल्कुल करीब लाए जाते हैं और अरेंज होते हैं एक स्पेसिफिक वे में। फिर क्या करते हैं, कॉइल होते हैं, एक दूसरे के साथ लिपट जाते हैं, फोल्ड होते हैं, और क्या करते हैं, एक ग्लोबुलर सिमेट्री बना देते हैं एंजाइम की।
इसी वजह से जो एंजाइम होते हैं वो रिएक्ट करती हैं सिर्फ उस सबस्ट्रेट के साथ जो उसके लिए स्पेसिफिक होता है और ट्रांसफॉर्म करता है, उसको दोबारा कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोडक्ट में। फिर है बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट का हमने पीछे भी थोड़ा बहुत देखा था कि बायोकैटलिस्ट क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंजाइम्स हैं वो कैटलिस्ट के तौर पर अमल करते हैं, इसी वजह से बायोकैटलिस्ट कहलाते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेना बल्कि रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देना। जैसा कि ये है एंजाइम और ये क्या है, सबस्ट्रेट, तो ये क्या बना देगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इधर क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स। और फिर क्या होता है, बाद में रिएक्शन जो है उसमें एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। तो जब प्रोडक्ट अलग हो गया, एंजाइम अलग हो गया, तो ये वाला एंजाइम इसके साथ फिर आके सबस्ट्रेट अटैच होगा और फिर ये क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट बनाएगा और फिर क्या होगा, एंजाइम और प्रोटीन क्या होंगी, अलग से बनेगी। तो इसी तरीके से ये सारा केमिकल रिएक्शन जो होता है ये बनता रहता है और इसमें जो सबस्ट्रेट है ये बार बार इस्तेमाल होता है और स्मॉल क्वांटिटी में। एंजाइम इज रिलीज्ड अनअल्टर्ड एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन। अब ये वाला जो एंजाइम है, ठीक है, यहाँ पे यूज तो हुआ, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स बना, लेकिन फिर वही उसकी शक्ल बनी जो पहले थी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, इसलिए ये रिलीज होता है अनअल्टर्ड फॉर्म में, बगैर किसी तब्दील की हुई शक्ल के ये रिलीज होता है और इसे बार बार इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कुछ एंजाइम होते हैं इनएक्टिव। इनएक्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। सम एंजाइम्स आर पोटेंशियली डैमेजिंग इफ दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन एक्टिव फॉर्म। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं अगर वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज हो, एक्टिव फॉर्म में बने। इसकी बेस्ट एग्जांपल है पेप्सिन। पेप्सिन जो होती है ये क्या होती है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसको ख़त्म कर देता है, उसे क्या कहते हैं, पेप्सिन, अगर ये एक्टिव फॉर्म में हो। और इसके बाद क्या होता है, कैपेबल टू डिस्ट्रॉय इंटरनल सेल स्ट्रक्चर। जो सेल की इंटरनल अंदरूनी स्ट्रक्चर होती है, साख्त होती है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी वजह से ये क्या होता है, प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में ये रिलीज होता है, जिसे क्या नाम देते हैं, पेप्सिनोजिन। अब जो स्टमक होता है, स्टमक का हमने पीछे भी थोड़ा बहुत पढ़ा था कि उसमें क्या होती है, खुराक की डाइजेशन होती है, लेकिन कैसे डाइजेशन होती है। फर्ज करें ये है स्टमक। स्टमक की वाल्स में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम क्या होता है, जूस को सीक्रेट करना, और इस जूस में क्या होता है, HCl और म्यूकस होती है। फिर क्या होता है, ये जो HCl होता है इसके साथ क्या होती है, पेप्सिनोजिन भी होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, और HCl क्या करता है, इसके साथ पेप्सिनोजिन के साथ मिलता है और इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। पेप्सिन में जब कन्वर्ट करेगा तो पेप्सिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है। ये क्या करेगी, जल्दी जल्दी उसको खुराक को हजम करना शुरू कर देगी। फर्ज करें यहाँ पे सारी क्या है, ये पेप्सिनोजिन है, पेप्सिनोजिन मौजूद है, और यहाँ पे जो जूस उसने क्या किया, HCl को सीक्रेट किया है। HCl क्या करेगा, इसके साथ मिलकर इसको क्या बना देगा, पेप्सिन। और पेप्सिन जब बन गई उसके साथ फिर क्या होगा, पेप्सिन क्योंकि एक्टिव हो गई है, ये क्या करेगी, जहाँ पे जितनी भी खुराक होगी इसको हजम करना शुरू कर देगी। फिर ये भी खतरा होता है कि ये जो पेप्सिन अब ये तो एक्टिव हो गई है, तो ये क्या करेगी, मैदे की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, स्टमक की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए क्या होता है, जो म्यूकस सीक्रेट हुआ है, जूस के साथ म्यूकस भी था, तो ये म्यूकस क्या करता है, इसके साथ मोटी मोटी दीवार बना देता है। जब ये मोटी दीवार बनाएगा तो इसमें क्या होगा, ये इसको HCl के असर को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, जो म्यूकस होता है। तो जब ये इसके असर को न्यूट्रलाइज कर देता है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, पेप्सिनोजिन के साथ मिल नहीं सकेगा और इसको पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं कर सकेगा। इसी वजह से ये मैदे की दीवारें जो होती हैं, उसकी वाल्स जो होती हैं वो बच जाती हैं, इनको कोई नुकसान नहीं होता। तो इसी वजह से ऐसे एंजाइम्स का इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होना बेस्ट होता है। अगर वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज हो जाए तो वो बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एक लिहाज से इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और अक्सर ये एग्जाम में आता रहता है। इट इज़ एक्टिवेटेड ओनली इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कब इसे एक्टिवेट किया जाता है, सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जब इसकी रिक्वायर होती है एक्टिव होने के लिए, अदरवाइज नहीं।
उसके बाद है इंजाइम चेन टू चेन रिएक्शन। जो इंजाइम के रिएक्शन होते हैं वो एक चेन में बनते हैं। इन सम केसेस इंजाइम रिएक्ट इन सीरीज, वो क्या करते हैं, एक सीरीज में रिएक्शन करते हैं, कंप्लीट करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे को, जैसा कि फोटोसिंथेसिस है या रेस्पिरेशन। अब जो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, CO2 प्लस H2O, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, इसके साथ ही एनर्जी होती है। फिर क्या होता है, क्योंकि जो सूरज की रोशनी सनलाइट ये क्या बना देते हैं, ग्लूकोज को, और साथ क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब हमारे लिए तो एक सिंपल सी इक्वेशन है, लेकिन यहाँ क्या होता है, बहुत ही सीरीज होती है केमिकल रिएक्शन की, मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो क्या करता है, ऐसे केमिकल रिएक्शन को चला रहा होता है। इसी वजह से इनकी एक अरेंजमेंट होती है। अब सक्सेसिव एंजाइम्स जो होते हैं वो कंटेनिंग दीज रिएक्शन, जो इन रिएक्शन को क्या करते हैं, रखते हैं, वो क्या करते हैं आगे, नॉर्मली प्रेजेंट इन अ प्रीसाइज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन सच अ वे। प्रीसाइज का क्या मतलब है, सही तरतीब। प्रीसाइज का क्या मतलब है, सही तरतीब। उसको सही तरतीब में चलाते हैं। सक्सेसिव एंजाइम, सक्सेसिव का क्या मतलब है, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार। सक्सेसिव मीन लगातार, मतलब कि ऐसे एंजाइम जो एक सीक्वेंस में लगातार चल रहे होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन को रखते हैं, वो नॉर्मली प्रेजेंट इन अ प्रिसाइज ऑर्डर, एक सही तरतीब में होते हैं। और किस तरीके से ये क्या करते हैं, फिर इनकी अरेंजमेंट होती है। जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है ये लिटरली हैंडेड, सबस्ट्रेट के क्या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लिटरली हैंडेड। एक जो सबस्ट्रेट होता है वो अगले एंजाइम को देता है, अगला एंजाइम क्या करता है, उसको आगे पहुंचा देता है। इस तरीके से वो हैंड ओवर करते जाते हैं, फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर एंजाइम एंड फॉर्मिंग एंजाइम टू एंजाइम चेन। फिर वो क्या करते हैं, एक चेन बना देते हैं। कैसे, फर्ज करें ये है ए रिएक्टेंट, उसके बाद ये बी है, फिर सी, फिर क्या है डी, और उसके बाद ई। ये सारे क्या है, ये है रिएक्टेंट और ये क्या बनते जाते हैं, प्रोडक्ट। अब इसको चलाने के लिए एक एंजाइम आएगा E1, इसको चलाने के लिए E2, इसको चलाने के लिए E3, और ये क्या है E4। तो होता क्या है, जब ये वाला केमिकल रिएक्शन जो है, ये एंजाइम जो सबस्ट्रेट के साथ आके अटैच होता है रिएक्टेंट, तो ये बनाता है प्रोडक्ट B। इसको चलाने के लिए मतलब एंजाइम E1 है। और बाद में क्या होता है, अगर यहाँ पे ये वाला जो A है, इसने क्या करना है, A से E की तरफ जाना है। जो रिएक्टेंट है वो क्या करता है, E प्रोडक्ट को बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या करेगा वो, ये पहले वो A से B में कन्वर्ट होगा, B से C में, और C से D में, D से E में कन्वर्ट होगा तो आगे जाएगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये सक्सेसिव एंजाइम्स होते हैं, लगातार एक सीक्वेंस होते हैं, इनकी चेन होती है, तभी जाके क्या बनती है, सीधी चेन बनती है। अब इसमें जो B है, C है, D है, ये क्या है, सारे इंटरमीडिएट हैं जो क्या करते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब जब क्या होता है, A से B जो प्रोडक्ट बनाना होता है, A से B, तो रिएक्शन क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा। अगर क्या होता है, A से E की तरफ जाना होगा, तो जो रिएक्शन होगा वो मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि होगा मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे होगा। पाथवे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें एक सीक्वेंस होगा, एक सीरीज होगी। कैसे सीरीज, A से B, B से C, C से D और D से E, एक सीक्वेंस होगा, एक तरतीब से वो चलेगा। उसके बाद है कि यहाँ से E से ये चला जाता है, यहाँ तक आ जाता है E1 की तरफ। अब जो वो है प्रोडक्ट जो बना है E, ये क्या होता है, इसका रिएक्शन जो होता है रुक जाता है। इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। इनहिबिशन का क्या मतलब होता है, रोकना। अगर आप इसकी तारीफ लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इनहिबिटेड। जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो रुक जाती है, किससे, बाय द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, इस वाले प्रोडक्ट से। अगर वो क्या होती है, व्हेन एक्सीड द लिमिट, जब वो लिमिट को क्रॉस कर जाती है, तब ये रिएक्शन यहीं पे आके रुक जाएगा, पीछे मुड़ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन।
उसके बाद है कि ये जो प्रोडक्ट बनता है, वन स्टेप इज ट्रांसफर टू एंजाइम कैटालाइजिंग द नेक्स्ट स्टेप। अब ये वाला जो प्रोडक्ट बना है, इसने क्या किया, इसे ट्रांसफर किया है अगले एंजाइम की तरफ। ये क्या करेगा, इसको कैटालाइज करेगा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसी तरह एक सीरीज चलती जाती है और एंजाइम अपना खास तरीके से काम करते हैं। फिर है रीजन्स। एक्टिव साइट के कुछ रीजन्स होते हैं, या इसमें आप लिख सकते हैं एक्टिव साइट की वर्किंग। तो इसका जो पहला रीजन है वो है बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट जो होती है, ये क्या करती है, एक ऐसी साइट होती है जो रिकॉग्नाइज करती है, उसकी पहचान करती है। किसकी पहचान करती है, सबस्ट्रेट की, और बाइंड हो जाती है सबस्ट्रेट के साथ टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जैसा कि ये डायग्राम है, इसमें आप देखें कि ये क्या करेगी, पहले सबस्ट्रेट की पहचान करेगी, उसके बाद ये क्या करेगी, सबस्ट्रेट को इसके साथ अटैच करेगी और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी। और ये दूसरा काम इसका क्या होता है, तीसरा, एक्टिवेट करती है कैटालाइटिक साइट को। कैटालाइटिक साइट फर्ज करें ये है बाइंडिंग साइट, और यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होगा, जहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा, इसको कहेंगे कैटालाइटिक साइट। तो कैटालाइटिक साइट को हम देखते हैं कि वो क्या काम करती है। कैटालाइटिक साइट जो होती है, ये एक्टिवेटेड कैटालाइटिक साइट क्या करती है, ट्रांसफॉर्म करती है सबस्ट्रेट को, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। जब सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, कम्प्लेक्स बनता है, फिर उसको आगे कन्वर्ट करती है प्रोडक्ट में। उसके बाद है इसके मैकेनिज्म के कुछ मॉडल्स बयान किए गए। जो मॉडल्स हैं वो मतलब कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस पर काम किया। उसके बाद इसके दो मॉडल बनाए गए। एक मॉडल है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल। अब लॉक एंड की मॉडल से पता चल रहा है इसमें लॉक और की इन्वॉल्व होगी। जिस तरह एक ताला होता है स्पेसिफिक होता है एक स्पेसिफिक की के लिए, मतलब कि हम क्या करते हैं, एक जो ताला होता है उसकी एक ही चाबी होती है। जो अच्छा ताला होता है उसकी सिर्फ एक ही चाबी होती है, कोई दूसरी चाबी उसमें फिट नहीं हो सकती, वो नहीं खुल सकता। इसी वजह से इसका नाम रखा गया लॉक एंड की मॉडल। अब इसको बनाया किसने, ईमेल फिशर ने 1890 में, और विजुअलाइज किया। विजुअलाइज का क्या मतलब है, उसको ऑब्जर्व किया, देखा इंटरेक्शन ऑफ सबस्ट्रेट विद एंजाइम। सबसे पहले उसने यही काम किया कि एंजाइम और सबस्ट्रेट को उसने ऑब्जर्व किया और ये देखा कि ये किस तरीके से काम करते हैं। दूसरा मॉडल जो है वो है इंड्यूस फिट मॉडल। ये प्रपोज किया, बनाया किसने, कॉशलैंड ने 1959 में, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एविडेंस इन इट्स मॉडिफाइड फॉर्म। इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए इसने एक नए सबूत बयान किए उसकी तब्दील की हुई शक्ल में। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्पेसिफिक की होती है स्पेसिफिक एक लॉक के लिए, तो एज स्पेसिफिक की ओपन स्पेसिफिक लॉक, जैसे कि एक मखसूस चाबी मखसूस ताले को खोलती है, इसी तरीके से क्या होता है, एक स्पेसिफिक एंजाइम आता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है एक ही प्रोडक्ट को, एक ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर। अब इसमें ज़्यादा सबस्ट्रेट नहीं है, बल्कि क्या है, सिर्फ एक सबस्ट्रेट है और एक ही प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि ताला जो है वो भी एक है, उसकी चाबी भी एक है। इसी वजह से एंजाइम जो होते हैं वो सिर्फ एक सबस्ट्रेट के साथ मिलते हैं और एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। इसमें अगर आप गौर करें तो ये क्या है, एंजाइम है, और ये क्या है, सबस्ट्रेट। इनकी जो शक्लें हैं वो एक दूसरे के साथ स्पेसिफिक हैं। इसमें देखें और इसमें ये मतलब इसके अंदर आके फिट हो जाएगी। इस तरीके से ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और दूसरे नंबर पे है इंड्यूस फिट मॉडल। इसमें क्या है, व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइंस विद एंजाइम, जब ये एंजाइम के साथ आके अटैच होता है तो ये क्या करते थे, इंड्यूसेस चेंजेस इन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीलियाँ लाता है। इंड्यूस का मतलब होता है मजबूर करना, कि एंजाइम को मजबूर करता है कि वो उसमें उसी के मुताबिक ढल जाए। और इसकी स्ट्रक्चर भी फिर क्या होगी, लूजली वो होगी, फ्लेक्सिबल होगी, इसी वजह से उसके अंदर वो क्या होगा, इंड्यूस करेगा चेंजेस को। फर्ज करें ये एंजाइम है और ये है सबस्ट्रेट। अब इसमें देखें, होना तो यही था कि इसकी शक्ल भी ऐसे होने चाहिए थे जैसे हमने इसमें देखा, लेकिन क्या होता है, ये आके इसके साथ जब अटैच होगा तो ये देखें इधर आके इसके अंदर घुस गया है, मतलब कि इसने इसे मजबूर कर दिया है कि जैसे मेरी शक्ल है वैसे ही मैंने इसके अंदर घुस जाना है। तो ये क्या करता है, उसी के मुताबिक फिर ढल जाता है, जो एंजाइम होता है सबस्ट्रेट के मुताबिक ढल जाना। ये किसने बयान किया, कॉशलैंड ने। कब, 1959 में। और इस मॉडल को क्या कहते हैं, इंड्यूस फिट मॉडल।
सो एक्टिव साइट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर। तो इसी वजह से जो, क्योंकि ताला होता है या चाबी होती है, उनकी भी एक सख्त शक्ल होती है। अगर हम उसको ज़बरदस्ती उसके अंदर घुसाएंगे तो वो क्या होगी, टूट जाएगी। तो इसी तरह जो एक्टिव साइट होती है इसकी ये भी रिजिड स्ट्रक्चर होती है, सख्त स्ट्रक्चर होती है। अगर स्पेसिफिक होगी तो उसके अंदर फिट हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो वो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, टूट जाएगी। दैट्स वाई देयर इज नो मॉडिफिकेशन, इसलिए कोई तब्दीली नहीं आएगी इन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट में बिफोर या रिएक्शन से पहले या रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन के बाद कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। एंड यूज्ड ओनली एज टेम्पलेट, इसी वजह से ये क्या करता है, एक सांचे के तौर पर अमल करती है। कौन, एक्टिव साइट। सांचा क्या होता है, जिस तरह वो ईंटें बना रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, मट्टी को रखते हैं, फिर उसी जो जिस तरह का सांचा होता है उसी के मुताबिक ईंट बनती है। या जितने भी मट्टी के बर्तन होते हैं तो ये भी ऐसे बनते हैं, उनके सांचे बने होते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, मट्टी को रखते हैं, फिर उसी के मुताबिक उसकी शक्ल बन जाती है। तो ये भी क्या होता है, जो इसने लॉक एंड की मॉडल बयान किया था, इसमें भी जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड होती है, उसकी शक्ल जो होती है, वो स्ट्रक्चर होती है, वो बहुत सख्त होती है, और ये सिर्फ टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल होती है, एक सांचे के तौर पर। लेकिन जो बाद की स्टडीज़ थी उन्होंने इस मॉडल को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये जो था सिर्फ एक सबस्ट्रेट एक एंजाइम के साथ आके अटैच हो सकता है और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएगा, बाकी के लिए ये सूटेबल नहीं होगा, इसी वजह से इसको सपोर्ट नहीं किया गया। उसके बाद जो दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर में चेंज आएगी और ये क्या करती है, इनेबल करती है, एंजाइम को इस काबिल बनाती है कि ये क्या करे, परफॉर्म करे कैटालाइटिक एक्टिविटी विद ग्रेट एफिशिएंसी। जब उसमें क्या होगी, उसकी स्ट्रक्चर में तब्दीली आएगी तो वो क्या होगी, एक ख़ास तरीके से एफिशिएंट तरीके से काम करेगी। एक्टिव साइट जो होती है इसकी फ्लेक्सिबल होती है, इसमें मतलब कि ढीली ढीली होती है, इसमें नरमी होती है, इसकी स्ट्रक्चर में सख्त नहीं होती और इसे मॉडिफाइड किया जा सकता है। इसके बाद की ये है कि ये जो मॉडल है ये एक्सेप्टेड मॉडल था, किसका, कॉशलैंड का इंड्यूस फिट मॉडल। यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर असर करते हैं। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।